हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ, और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है, और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर। और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं, और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तानी मौजूद हैं। और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोग उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। हमारी पाक स्टडीज जो सिलेबस में पढ़ाई जाती है इससे बाहर निकलें और एक्सप्लोर करें। हमारे यहाँ यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज ही कहाँ दी जाती हैं। तो मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। पाकिस्तान का एक लड़का है जिसका कहना है कि पाकिस्तान के लाखों लोग कतर और सऊदी और यूएई जैसे कंट्रीज के अंदर बंद हैं, लेकिन हम एक आदमी को नहीं छोड़ा पाते हैं। भारत के 8 लोग बंद हैं और उनको भारत 100% छोड़ा लेगा और कतर को छोड़ना ही पड़ेगा, भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा। पहले हम इनकी बातें सुनते हैं, फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक को लेकर। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी। सारी जिंदगी यही सुनते रहे ISI नंबर 1, ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है, और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मैशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है उसको बेचनी है, और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। अच्छा नहीं, लेट्स सपोज एक दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये सजाए मौत हो जाती है, जो इंडियन फार्मर ऑफिसर है उन्हें हो जाता है, ये जो कतर का डिसीजन है। क्योंकि कतर में ये भी चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि वहाँ पे जो अगर अदालतों का निज़ाम देखें या ओवरऑल जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बादशाही निज़ाम है वहाँ पे इस तरीके जी मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था। उनका जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे बादशाहत का निज़ाम है, और वहाँ पे एज सच कोई इतनी ज्यादा जुडिशरी जो है वो आजाद भी नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होती है उस गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो है ना वो एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अदालतें आजाद हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पे जो हुकूमत है उसी की लास्ट लाइन चलनी है। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि कतर जो है ना उसके अपने मामला, आप देखें कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से। और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल करते हैं, अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान हो। जाहिर है कतर को नुकसान होगा, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको हर चीज चाहिए और बाकी सारे मामले चाहिए, वो किसी और मुल्क से ले लेंगे, लेकिन इनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर। ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इनकी ऑयल के ऊपर चल रही होती है, और इन्होंने इनके साथ डील बनाई, और जो कि वो डील खराब करना कभी नहीं चाहेंगे और ना ये कभी डील खराब हो सकती है, इसलिए इनको वो फैसला वापस ही लेना पड़ेगा। तो हम तो इस्लामिक कंट्रीज हो के कतर की जेलों से अपने कैदी नहीं छुड़ा पा रहे, इंडिया दूसरी साइड पे जो है वो एक सेकुलर कंट्री है और हमें यहाँ पे बताया जाता है वो तो हिंदुओं का कंट्री है, तो वो अपने फॉरेन पॉलिसी को इतने बेहतर तरीके से लेके नहीं। पहले नंबर पे तो मैं आपकी इस बात से इख्तलाफ रखूंगा, कोई वो हिंदू कंट्री मुझे नहीं लगता, वहाँ एक सेकुलर कंट्री है, हमें ये बताया जा रहा है, हमें तो और भी बहुत कुछ बताया जा रहा है जो कि हकीकत के बरक्स है। अभी भी देखिए हमारी डिप्लोमेसी का हिसाब लगा ले कि हमारे पास जो सऊदी अरब मुसलमान के, ये जो हमारे मुसलमान कह लो, पाकिस्तानी कौम कह लो, वो कहते हैं कि हमारा सेकंड होम है, और भाई आपके सेकंड होम के अंदर आपके जो है वो मुल्क के जो लोग हैं, बेचारे मजदूर जो अपनी फैमिली के लिए रोजगार कमाने के लिए वहाँ पे गए। पहले नंबर पे तो मुझे ये बात बताएं, आपको यहाँ पे रोजगार के मौके क्रिएट करने चाहिए। यहाँ पे जॉबलेस पीपल लोग फिर रहे हैं, वो बेचारे बाहर जा रहे हैं और बाहर भी उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, वो जेलों के अंदर बेचारे सड़ रहे हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारी जुडिशरी के अंदर किसी में इतनी कुव्वत ताकत नहीं है कि वो जाके उन लोगों का मुकदमा लड़ सकें। और वहाँ पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं,
और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे, पाकिस्तानी मौजूद हैं। और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 थे। सिर्फ 8 लोग। उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की, मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। हमारे यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। हमारे इधर 8,000 क्या 10,000 लोग जो है पाकिस्तानी, ना सिर्फ सऊदीया, कतर, दुनिया के मुख्तलिफ जेलों में पड़े हैं, हमें उसका कोई नहीं है। हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं, हम सिर्फ नारे लगा सकते हैं, मजहबी बुनियादों पर नारे लगा सकते हैं, तफरकाबाजी के ऊपर नारे लगा सकते हैं, इलेक्शन में बाउंडे स्लोगन लेके आ सकते हैं और उनकी बेस पे आवाम को पागल बना के वोट ले सकते हैं। और इनको शर्म आनी चाहिए यार। मेरी बात सुने, सबसे पहले तो मैं हर वीडियो में ये रोना रोता हूँ, और भाई अपनी डेमोक्रेसी स्ट्रांग कर लो। जब तक आपके पास डेमोक्रेसी नहीं होगी, आपको कोई औकात नहीं है, आपकी कोई अहमियत नहीं है इंटरनेशनल दुनिया के अंदर। अच्छा, डॉक्टर जयशंकर जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अगर उनकी बात की जाए, उनके एक्सपीरियंस की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम जो उनकी वैल्यू है, वर्थ है, उसकी बात की जाए, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम, तो जो फॉरेन मिनिस्टर है नाम भी नहीं मुझे याद क्योंकि चेंज होते रहते हैं, इससे पहले अपना बिलावल भुट्टो साहब थे, उनका जो एक्सपीरियंस है, जो वर्थ है, क्या डिफरेंस क्या देखते हैं आप? मुझे ये साफ बताएं कि पाकिस्तान के अंदर हर 3 से 4 साल बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, और हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होने के साथ हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी चेंज हो जाता है। मुझे ये बताएं कि एक पॉलिटिशियन जिसकी FA तालीम है, वो कैसे अपने मुल्क का मुकदमा सही तरीके से दूसरे मुल्कों में जाकर लड़ सकता है? और यार बेशरम आदमी यहाँ पे सियासी तौर पर यहाँ पे भर्तियां ना करें। आप जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है उसकी तालीम कम से कम MPhil होनी चाहिए, और उसके इधर मैं ये कहूंगा जो बिलावल भुट्टो हैं वो तो पढ़ के भी फॉरेन कंट्री से आए हैं, बड़ा नॉलेज उन्हें। यार आपको उनको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं ना पता कि यहाँ पे ग्राउंड रियलिटीज क्या होती हैं, ठीक है? वो बंदा हमें चाहिए जो कि एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया हो, एक जो यंग लड़का है, जो एक्सपीरियंस हो उसके पास रिलेटेड फील्ड का। अब मुझे बताएं, शाह महमूद कुरैशी हमारा पहले रहा फॉरेन मिनिस्टर, उससे पहले कितने फॉरेन मिनिस्टर हैं? उनकी आप तालीम का हिसाब लगा ले और उनकी ग्राउंड रियलिटीज का हिसाब लगा ले कि वो कितना लोगों को जानते थे। और डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है, उनका जो भी एक प्रॉपर सिस्टम है उसके थ्रू आया है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उनका, फॉरेन मिनिस्ट्री में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है उनका, और एक्सपीरियंस बंदा आया है। भाई देखो, आपने पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह होते हैं हर पार्टीज के, लेकिन जब आप एक मुल्क का मुकदमा लड़ रहे होते हैं तो तब आपको एक कॉम्पिटेंट बंदा चाहिए होता है यार। आपको ये नहीं सोचना आता कि मैं पीपल पार्टी से हूँ, मैं नून लीग से हूँ, या मैं इमरान खान की पार्टी से हूँ। आपको ये सोचना आता है मैं पाकिस्तानी हूँ, और एज ए पाकिस्तानी पूरी दुनिया को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यार दुनिया में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट। यार हम एज ए पाकिस्तानी देखे ना, हम यूथ जो हैं वो बैचलर्स की और MPhil की डिग्रियां लेके सड़कों पे घूम रहे हैं यार। हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, ठीक है? और जब हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं यार, अब ये हिसाब लगा ले कि पाकिस्तान के अंदर लोग बाहर इतना जा रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जिस पेज के ऊपर प्रिंट होता है पासपोर्ट, वो हमारे पास पेजेस खत्म हो चुके हुए हैं, और हम जो दोबारा पेजेस मंगवा रहे हैं वो 28 दिनों के अंदर दोबारा खत्म हो जाएंगे। मतलब आप ये हिसाब लगा ले कि पाकिस्तानी कौम जो है वो इस सिस्टम से कितनी मायूस हो चुकी है, और वो बाहर जाना चाह रही है। और लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें पाकिस्तान से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अगर हमारा कोई वहाँ पे केस बन जाता है, या हमें जेलों में डाल देते हैं, या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है। और इसकी एक मिसाल मिलती है, इमरान खान ने जाके जो सऊदी क्राउन प्रिंस था उससे उसने रिक्वेस्ट की थी कि यार हमारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनको आप छोड़ दें। इस तरह के यार बंदे लेके आए। भारत के 8 मर्चेंट नेवी ऑफिसर को कतर के अंदर अरेस्ट किया गया, जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि इजराइल के लिए कतर की जासूसी करते हैं। अब ये सारा मैटर हमें जहां तक लगता है पाकिस्तान की मीडिया द्वारा बहुत ज़्यादा उठाया गया। पाकिस्तान की मीडिया ने ही सबसे पहले बताया, यहाँ तक कि कतर की मीडिया ये चीज़ नहीं बता पा रही थी कि कहाँ के लोग हैं क्या है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया सारी डिटेल दे रही थी और अपने यहाँ पर लोगों को दिखा रही थी। भारत के बारे में अगर कुछ बुरा होता है तो पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा दिल लगाकर देखते हैं, उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा हुआ भारत के साथ में, भारत बहुत बुरा काम कर रहा था, इसी वजह इस तरीके की चीज़ें उसको फेस करनी पड़ी हैं। कतर के सामने भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है। हाल ही में उन्होंने एक अपील की है भारत सरकार की तरफ से, और उसको कतर ने एक्सेप्ट कर लिया है। कतर के एक निचली अदालत के अंदर इन 8 ऑफिसर्स को फांसी की सजा सुनाई गई है। भारत के अंदर ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था। उसके बाद में जो हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं पर्सनली सारी चीज़ों को ध्यान रखूंगा और इसके ऊपर काम करूंगा। मेरा जहां तक मानना है कि 100% कतर को झुकना पड़ेगा और भारत के 8 नागरिकों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरीके का एक बयान जो है वो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने दिया था। उसके बाद में उनको पीछे हटना पड़ा था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि भारत जो है उनके देश के नागरिकों की हत्या करा रहा है, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाए थे। तो हो सकता है कतर भी यहाँ पर कोई ना कोई चाल चल रहा हो और भारत को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की चीज़ें कर रहा हो, क्योंकि कतर के अंदर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स अभी देखे जा रहे हैं। दीपावली की जब छुट्टी थी तो जो वहाँ पर इंडियन स्कूल थे उसमें छुट्टी रद्द कर दी गई थी। इसके अलावा
जब यहाँ पर कुछ बवाल होता है, हिंदू मुस्लिम बवाल होता है, तो उसकी भी प्रतिक्रिया आपको कतर से देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये बदले रूपी जो है कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत और कतर के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। भारत जो है कतर से तेल लेता है, गैस लेता है, और कतर कभी भी भारत को छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर उसको अपना गैस बेचना है, पेट्रोल बेचना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी मार्केट भारत है। और ये बात कतर के जो प्रिंस है वो 100% जानते होंगे। पाकिस्तान के लोग जब भारत कोई मामला होता है तो फालतू में उछलने लगते हैं। हालांकि पाकिस्तान के लोगों की अगर बात की जाए तो दुनिया भर के जेलों के अंदर पाकिस्तानी आपको मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी भी उनको छुड़ाने के लिए बात नहीं करती है, ना उनको लीगल जो राइट्स होते हैं उनको उपलब्ध कराने के लिए बात करती है। लेकिन भारत का बुरा होते इनको 100% कहीं ना कहीं खुशी मिल जाती। पाकिस्तानी मीडिया उन चीज़ों को ज़्यादा उछालती है। आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।